फोर्स। दरवाजा खोला है, दरवाजा देखा है दरवाजा, दरवाजे में एक तरफ हैंडल होता है, एक तरफ कब्जा होती है। एक चक्की चलाइए, बीच में होता है छेद, घुमाते हैं इस चक्की को। डंडा जितनी दूर होगा उतनी आसानी से घूम जाएगा। इस छेद से डंडा, ये डंडा घुमाने का डंडा जितना दूर होगा, ये क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण निर्भर क्या पे करता है, लंबाई पर और बल के गुणनफल पर। ठीक है, दूरी और बल का गुणनफल क्या निकल के आता है, उससे बल आघूर्ण निकल आता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, पढ़ते हैं हम, क्या कह रहे हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिता, अक्ष माने जो छेद, तो चाहे तो वो कब्जा हो, वे भी अक्ष ही होंगे, गेट के कब्जा हो, या फिर वो चक्की का जो घुमाने का छेद हो, या जो कुम्हार होता है वो घड़ा बनाता है, वो चाक चलाता है, तो चाक में डंडा दूर लगा रहता है। अक्ष के परिता मतलब एक केंद्र के चारों ओर। परिता घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हम, बल आघूर्ण। आघूर्ण, इसी अक्ष के परिता एक बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल होता है। ज्यादा भाषा में मत डूबो, क्या कह रहा हूं मैं, ये लंबाई और बल दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बल आघूर्ण। बस ये थोड़ी सी भाषा, साइंस की भाषा होती है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड हो ही जाती है। क्या कह रहे हैं, देखो इसको वापस पढ़ देता हूँ। परिता एक बल का आघूर्ण उस बल के परिमाण, परिमाण मान मात्रा, कितना बल लगाया, तथा अक्ष के से बल क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर बल आघूर्ण, जिसे हम कहते जाते हैं टी से, इक्वल टू बल गुणा आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो बल है, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और ये भुजा है तो भुजा भुजा का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर, बल का न्यूटन, भुजा का मीटर, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। समझ में आया आपको? चलो और सब और समझते हैं। देखो, किसी बल के घूर्णी प्रभाव को या बल आघूर्ण को बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की दिशा के बीच की अविलंब दूरी, अविलंब दूरी, ये हो गया हमने कहा साहब, ये पॉइंट है, ये हमने ये क्या हो गई, दूरी हो गई, डिस्टेंस। तो ये हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। इसे चारों तरफ घुमाएंगे, का गुणनफल मापा जाता है, इसे बल का आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण बराबर एफ इंटू डी। एफ माने फोर्स हो गया और डी माने दूरी हो गई। या एक सदस्य राशि का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। जैसे देखिए, ये क्या है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, ठीक है, ये इसके क्या लगे हैं, कब्जा, एक्स बाय क्या है इसके, कब्जा, जहां से घूमेगा दरवाजा। और एक बार मैंने हैंडल लगाया कहाँ, यहाँ हैंडल लगाया मैंने, कहाँ पे, पी दूर, हैंडल कहाँ लगाया, डिस्टेंस क्या है, पी। एक बार मैंने हैंडल कहाँ लगाया, क्यू पे। एक हैंडल यहाँ लगा है और एक हैंडल, ये प्लस हैंडल है, एक हैंडल पी हैंडल और क्यू हैंडल। अब बताओ मुझे ताकत कहाँ से ज्यादा लगेगी, यहाँ से खींचने में या यहाँ से खींचने में, खींचने में आसानी कहाँ से हुई, खींचने में, यहाँ से खींचने। आ रही बात समझ, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है, डी की दूरी ज्यादा है, पी की दूरी कम। समझ में आ रही बात मेरी? तो क्या कह रहे हैं, बल आघूर्ण, एक बार बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, P इंटू टी। P क्या है, P जो बल लगा रहे हैं, और जो डी उसकी क्या है, डिफरेंस। ऐसे ही, या एक बार क्या होगा, पी डी, यानी इस वाले में हमको डी की दूरी अधिक है, कैसे, डी की दूरी अधिक है पी से, कैसे, पी से। नहीं में आ रही बात? जिससे इसमें आसानी होगी। यही होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू भुजा, बल इंटू दूरी, भुजा कह दो दूरी कह दो। बल को नापते हैं न्यूटन में, दूरी को मापते हैं मीटर में, मात्रक हो जाएगा। अब एक दिशा में इसको या तो इधर खींचूंगा या उधर धक्का उधर मारूंगा, मतलब इधर खींचना तो भी एक दिशा है, इसलिए कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है,
एक दिशा में ही खींचेगा, या तो उस तरफ खिंचाएगा बल गेट, या फिर इस तरफ जाएगा, या तो वो उधर की ओर दिशा होगी या फिर इधर की ओर दिशा होगी। देखिए ऐसे भी तुम इसको समझ सकते हो बल आघूर्ण को। ये कोई नट है और इसके चारों तरफ ये डंडा घूम रहा है, ठीक है। ये लंबवत दूरी, इस पे क्या लगा रहे हैं हम, फोर्स। अभी ये गोल 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 इस तरीके से घूमेगा। ये बीच में क्या लगा हुआ है, नट। ये अक्ष है, ये क्या है, अक्ष, एक्सिस। इसके परितः घूमना, जितना दूर होगा उतना आसानी से घूम जाएगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण T इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। और दूरी को आर, तुझे त्रिज्या मान लेते हैं, वृत्त में है तो त्रिज्या मान लेते हैं, आर भी कह सकते हैं। दूरी को डी से भी बता सकते हैं, है ना, नापेंगे काय में, मीटर में, ठीक है। मात्रक सदस्य राशि है, मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ये अपना 3 बार पढ़ लिया। और इसके उदाहरण देख लो, जैसे कि अपन ये वो है पाना, जिससे अपन नट खोलते हैं। अगर जितने पास पकड़ोगे उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी, जितना दूर पकड़ोगे उतनी आसानी से खुल जाएगा। एक चाबी है और चाबी में चाबी से आप नट खोल रहे हो, ठीक है, ट्रैक्टर का टायर का नट खोल रहे हो। अब आप छोटी चाबी है तो नहीं खुलेगा, उसमें एक चाबी और फंसा लो, उसमें एक टांग क्या लगा लो, लंबी सी रॉड लगा दो, क्या लगा दो, रॉड, तो उसको बड़ी आसानी से खुल जाता है। बात सही हमारी। दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, कम बल लगाना पड़ता है, ठीक है। चक्की है, घुमाओ, अगर पास में कर दोगे तो मुश्किल से घूमेगी। जितना बिल्कुल लास्ट में कहाँ रहता है ये डंडा, अक्ष से बिल्कुल दूर रहता है, कौन यहाँ पे, ये दूरी बहुत, ये दूरी रहती है, रहती है। ये बल आघूर्ण से निकल आता है, ठीक है। बल आघूर्ण 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आघूर्ण जब क्या होता है, जब घुमाव की प्रवृत्ति कैसी हो, वामाव्रत। वामाव्रत मतलब कहता है सुई की चाल के घड़ी की सुइयों के विपरीत, एंटी क्लॉक वाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज। घड़ी कैसे चलती है, देखो ये घड़ी कैसे चलती है, ये रखी हुई है घड़ी, जैसे मान लो 12 1 2 3 4 5 6, ये तो घड़ी की सुई दिशा हो गई। अगर 12 से 11 उल्टा घूमे, कैसा घूमे, ऐसा घूमेगा तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। इसे क्या बोलते हैं अपन, वामाव्रत। क्या बोलते हैं, वामाव्रत, ठीक है। ये कहाँ से घूम रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही घूमती है, हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही घूमती है। देखो पश्चिम से पूरब की ओर कह दूं बेटा मैं, या मैं कह दूं क्या, या मैं कह दूं वामाव्रत, या मैं कह दूं एंटी क्लॉक वाइज। फिर से सुन लेना, पश्चिम से पूरब की ओर कह दूं, वामाव्रत कह दूं, घड़ी की सुई दिशा के विपरीत कह दूं, बात एक ही होती। दक्षिणाव्रत कह दूं, या घड़ी की सुई की दिशा में कह दूं, क्लॉक 22 कह दूं, या पूरब से पश्चिम की ओर कह दूं, बात एक ही है। कैसे घूमेगा, 12 1 2 3 4 5 6 7, घड़ी ऐसी रखिए, ठीक है, ये रखी सामने घड़ी, ऐसे टांग हुई घड़ी को, तो फिर 12 1 2 3 4 ऐसे घूमेगी। फिर इसलिए घड़ी को कैसे कर लो, ऐसी कर लो। फिर देखो आप 12 1 2 3 4 5 ऐसे घूमते सुई की दिशा में। तो ये जो वामव्रत है ये क्या है, धनात्मक आघूर्ण। क्या कहलाता है, धनात्मक आघूर्ण, ठीक। और ऋणात्मक आघूर्ण, घुमाव की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, दक्षिणाव्रत, और घड़ी की सुई की दिशा में। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात। हमारी पृथ्वी घूमती है कैसी, वामाव्रत। शुक्र और अरुण घूमते हैं कैसे, दक्षिणाव्रत, ठीक है। वामाव्रत माने घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, दक्षिणाव्रत मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, क्लियर हो गया। वामाव्रत मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, तभी तो सूरज कहां से उगता है, पूरब से उगता है, पश्चिम से उगता है। ये बार बार तुम लोग भूलते हो, मैंने इसको 5 5 6 6 बार का बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग इससे बहुत भूलते हो। इससे हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, भाई क्या एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्या होता है, वामाव्रत होता है, दक्षिणाव्रत होता है। भाई एक बार एक चीज, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। अकेला एक ही याद करो, कौन सा, वामाव्रत। वामाव्रत क्योंकि पृथ्वी घूमती है वामाव्रत, तो पश्चिम से पूरब की ओर, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, या एंटी क्लॉक वाइज। जस्टिस का उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिणाव्रत, क्लियर। तो जो वामाव्रत है वो धनात्मक आघूर्ण, और जो दक्षिणाव्रत है वो ऋणात्मक आघूर्ण, क्लियर है।
ऐसा घुमा रहे हो कि ऐसा घुमा रहे हो। उदाहरण, दरवाजे में हैंडल हमेशा कब्जे से दूर लगाया जाता है। कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गद्दा या जाता हत्ता कहाँ पर होता है? परिधि पर होता है। परिधि मतलब बाहर, केंद्र से बाहर। चपालक का हैंडल लंबा लगाया जाता है। तो सीधे, या फिर आप कैसे, जो भी अलग अलग प्रकार, कोई भी गोल चीज घूम रही है तो उसका हैंडल कहाँ होता है? दूर होता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्या है कि सरल मशीन की। सरल मशीन क्या होती है? आप इस आदमी को देख रहे हैं, इसने अपने हाथ में एक रॉड ले रखी है, ठीक है, और इस पत्थर को उठा रहा है। आप सबने ऐसा देखा होगा, इस पत्थर को उठाने के लिए उसने नीचे एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर को बीच में अड़ा करके आराम से उसको पटा दिया, उठ जाए। हाथ से उठाता तो उसे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, हो सकता ना भी उठता, बड़ा पत्थर था। लेकिन अगर वो एक डंडा ला करके यहाँ लगा दे, वो बीच में क्या रख दे? एक छोटा सा पत्थर रख दे। अब देखिए ये क्या हो गया? आलम्ब हो गया, अक्ष हो गया। ये एक ऐसा बिंदु है जिसके चारों तरफ ये छड़ घूम सकती है। आई बात समझ में? तो अब इसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पर आयास लगाएगा ये, और ये आलम्ब है, और ये क्या उठा रहा है? भार, वेट उठा रहा है। ये क्या है? एक प्रकार की सरल मशीन। जैसे कि सरल मशीन क्या होती है? गिरनी। हम कुएं से पानी खींचते हैं, इधर से मैं हाथ से खींचूंगा, ये हो गया क्या? अक्ष। ये अक्ष हो गया। मैं खींच तो सीधा सकता था, सीधा खींचता तो बहुत ज्यादा ताकत लगती। सरल मशीन होती है जिसमें हम एक अक्ष के परिता अक्ष का प्रयोग करके अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं। एक किसी घूमने वाले बिंदु को मान करके अपनी ऊर्जा को कम ऊर्जा में ज्यादा कार्य कर सकते हैं। अगर आप गिरनी से पानी खींचोगे तो आप आसानी से, आपको उतनी ताकत बाल्टी खींचने में नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है। जैक, अगर पहिया को हाथ से उठाओगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप उसको, इतनी हैवी, इतनी बड़ी गाड़ी है, उठा दो गाड़ी को हाथ से, नहीं उठेगी। लेकिन अगर आप जैक लगा दोगे, एक आदमी आसानी से गाड़ी को ऊंचा यहाँ से दबाता रहेगा इस अक्ष के परिता, और ये यहाँ से उठता जाएगा, वो पूरी की पूरी गाड़ी उठ जाएगी। एक आदमी पूरी उठा रहा है गाड़ी, वो कोई बहुत बड़ी मशीन भी नहीं है, क्या है? बस एक पॉइंट है जिसके माध्यम से थोड़ा उठा दिया, वो उठा और फिट हो गया, फिर उठा दिया, उठा, फिर फिट हो गया, तो धीरे धीरे करके पूरी गाड़ी ऊंची उठ जाती। ये क्या है? सरल मशीन। सरल मशीन क्या परिभाषा है? सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है। कैसी युक्ति है भैया? सिंपल मशीन, जो किसी सुविधाजनक बिंदु पर, एक बिंदु लगाना पड़ेगा आपको, बिंदु पर एक बल लगाकर किसी दिशा अथवा कार्य को संपन्न करती है। फॉर एग्जाम्पल उत्तोलक। ये क्या है? उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी छड़ हो सकती है, सीधी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी छड़ हो सकती है, जिसके बीच में हमें कहीं पर एक जगह बल लगाना पड़ता है और दूसरी जगह से भार उठाना पड़ता है, बीच में कोई भी उसका अक्ष बिंदु मान लेते हैं। ठीक है। ये तीनों बिंदु, उस पर तीन बिंदु होते हैं, एक को हम आलंब कहते हैं, इसको आयास कहते हैं, एक को भार कहते हैं। ठीक है। वो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि साहब बीच में ये है वहां, वो तो कहीं पर भी अदला बदली हो सकती है। उसी के आधार मशीनें अलग अलग प्रकार की होती हैं। बात सही में आ रही है? देखिए, उत्तोलक जो हमने बात की, जिसे हम लीवर कहते हैं, क्या कहते हैं? लीवर। उत्तोलक एक छड़ है, एक छड़ है, ये छड़ है, ये क्या है? हमारा उत्तोलक। ठीक। ये डंडा जो पकड़ रखा है, इसे इसे क्या कहेंगे? अपन उत्तोलक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तोलक। अब इस उत्तोलक में तीन बिंदु आपको दिख रहे हैं, डब्ल्यू, एफ और ई। आयास जहां ताकत लगाई जाती है, भार जहां पर वजन उठाया जाता है, और आलंब वह बिंदु है, एफ वह पॉइंट है जिसके परिता कोई वह छड़ घूम सकती है। आ रही बात से? परिता मतलब चारों ओर छड़ घूम सकती है। देखिए इनको पढ़ने में, एक सीधी या टेढ़ी मेढ़ी दृढ़, लेकिन छड़ कैसे होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। नहीं मान लो तुमने फतरा फतरा में दवाई उठाई और छड़ी टेढ़ी हो गई, अरे दृढ़ होनी चाहिए। नहीं मान लो ताकत लगाई तो लगाओ, जो फतरा टूट गई बीच में से, अब लकड़ी यहाँ से उठाओ तुम, लकड़ी टूट ही जाएगी, तो कम से कम दृढ़ होनी चाहिए, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते। उसे क्या कहेंगे हम? आलम्ब। क्या कहेंगे उसे? आलम्ब। उत्तोलक
के 3 मुख्य बिंदु होते हैं, उनके अंग्रेजी नाम भी आप याद कर लेना। आलंब, इसे क्या बोलते हैं हम, क्या है ये, फुलक्रम, फलक्रम, क्या हो गया, फलक्रम, यानी कहा दशाधिकार हैं एफ से। आयास, इसे क्या बोलते हैं, अफोर्ट, क्या बोलते हैं, अफोर्ट, एफोर्ट, एफोर्ट, इसे कहा दर्शाते हैं अपन ई से। और भार लोड है, या वेट भी कह दो तुम, भार कह दो तो लोड डब्लू हो जाएगा उससे, भार, वेट या लोड। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, समझ में आ गए? नहीं आए तो आप समझ लो, यहाँ पर ये देखो, ये आपका ये भार है, वेट है, लोड है, ठीक है, ये आपका फलक्रम है, ये आपका अफोर्ड है, क्या है, अफोर्ड, ये है आयास। आयास, आलंब, भार, हिंदी में याद कर लो, अंग्रेजी में याद कर लो, है ना। अंग्रेजी में याद ना करो तो आप कम से कम WFE तो याद कर ही लेना, एक एक अक्षर, ठीक है, FEW, ये 3 बिंदु होते हैं। फिर सुन लीजिए, आयास वह बिंदु होता है जहां हम ताकत लगाते हैं। अवलंब व आलंब वह बिंदु होता है जिसके परिता गिनने में क्षण घूम सकती है। और भार वह बिंदु होता है जहां से वजन उठाया जाता है, जहां से कार्य किया जाता है, जहां पर कार्य किया जाता है। क्लियर? देखिए इनको पढ़ते हैं एक बार। आलंब, आलंब वह निश्चित बिंदु है जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूम सकती है, इसे एप द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि इसे हम फलक्रम कहते हैं। ठीक है, एफ द्वारा दर्शाया जाता है आलम। क्लियर? आयास, अफोर्ड, अफोर्ड वह या आलम, आयास जहां पर हम क्या करते हैं, ताकत लगाते हैं, क्या करते हैं, जहां हम बल लगाते हैं। उत्तोलक के क्षण में जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है आयास कहलाता है, इसे ई से सूचित किया जाता। ठीक है, भार, लोड, उत्तोलक के क्षण द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा कार्य किया जाता है भार कहलाता है, इसे वेट से सूचित या W से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? तीनों पॉइंट हैं। आयास माने प्रयास हो गया, आयास प्रयास का बता रहे, पढ़ लेते हैं, है ना। आयास प्रयास जहां हम ताकत लगाएंगे। आलंब वह पॉइंट होगा जिसके चारों तरफ घूम सकती, ठीक। और हमने कहा भार जहां से कार्य किया जाए। अब ये तीनों बिंदु कहां पर होंगे, उसके आधार पर ये जो है 3 प्रकार के उत्तोलक हो सकते हैं। तीनों बिंदु आखिर कहां पर होंगे उसके आधार पर 3 प्रकार के उत्तोलक हो सकते हैं। क्लियर? देखिए, पहले वर्ग का उत्तोलक, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, आप पहला, दूसरा, तीसरा में आपको एक ही चीज याद करनी है कि ये है क्षण। आपको सिर्फ याद रखना है बीच वाला बिंदु। क्या याद रखना है? बीच वाला। बीच में कौन है? पहले वाले वर्ग में बीच में क्या होता है? आलंब। क्या होता है? आलंब। ठीक। दूसरे वाले के बीच में क्या होता है? देखो, दूसरे वाले के बीच में क्या होता है? भार। क्या होता है? दूसरे वाले के बीच में क्या होता है? भार। यहाँ क्या होता है? भार। और तीसरे वाले के बीच में क्या होगा? क्या बचा? तीसरे वाले के बीच में हमारा क्या बचा? आयास। क्या होता है? आयास। हमने कहा साहब जो तीसरा वाला बिंदु है उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में होता है आयास। ये हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और ये तृतीय उत्तोलक। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर से सुनो। पहली श्रेणी के मध्य, पहली श्रेणी में आलंब बीच में होता है, दूसरी में भार बीच में होता है, और तीसरी में आयास ई। आयास ई, भार क्या होता है? W। पहला, दूसरा, तीसरा, आयास, आलंब, भार, आयास। पहला, दूसरा, तीसरा, प्लीज सुनो, होश पूर्वक अच्छे से याद कर लो। आलंब, भार, आयास।
क्योंकि आपके फिर अगर आपको ये दिमाग में बैठ गया अच्छे से तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गड्ढ नहीं होगे। पहले वाले में आलम, दूसरे वाले में भार, तीसरे वाले में आयास, मध्य में होता। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पहले वाले के मध्य में क्या है, आलम्ब है, तो एक तरफ क्या होगा, W होगा, और एक तरफ क्या होगा, E होगा। इस तरफ वर्क होगा और इस तरफ क्या होगा, आयास होगा। जब आलम्ब बीच में है तो भार है और आयास। दूसरे बारे में मध्य में भार है तो एक तरफ क्या होगा, F होगा, और एक तरफ क्या होगा, E होगा। जब भार बीच में है तो एक तरफ आलम्ब होगा और एक तरफ आयास होगा। और तीसरे वाले में हमने कहा बीच में क्या है, E है, तो बीच में E है तो एक तरफ W होगा और एक तरफ F होगा। एक तरफ भार होगा और एक तरफ क्या होगा, आलम्ब होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको याद करने नहीं है, ये थोड़ा ना आपको याद करने हैं। तीन तो पॉइंट ही होते हैं कुल, आपको तो बीच वाला के लिए याद करना है। पहले वाले में आलम्ब होता है, दूसरे वाले में बीच में भार होता है, और तीसरे वाले में, ये सुन ली क्या बात मेरी? याद हो गई सब? ठीक है, जल्दी बता लाल टी बारे। पहले वाले में क्या होता है, बीच में आलम, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में आयास। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब जब आप ये समझ गए तो आपको फिर उदाहरण रटना नहीं पड़ेंगे। हमने कहा जिन जिन के बीच में घूमने वाला सिस्टम है वो सभी सिंपल उदाहरण काय में जाएंगे, वो सभी काय में जाएंगे। जैसे कैंची है, अब कैंची में ये पॉइंट है बीच में, देखो ये क्या है, ये पॉइंट यहीं से घूमेगी कैंची, यहां मैं पकड़ूंगा कैंची को, ये हो गया यहाँ पर क्या, आयास, ई हो गया आयास, और यहाँ क्या है, आलम, और कपड़ा कहाँ से कटेगा, ये हो गया यहाँ पर भार। हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? तो भाई सिंपल था। जैसे मैंने कहा प्लास, ये कहाँ से घूमेगा, यहाँ से, यहाँ से घूमेगा तो ये क्या है, एफ। जो घूमता है उसे क्या बोलते हैं, आलम्ब, एफ बोलते हैं। ठीक है, आलम्ब को एफ बोलते हैं। भाई ताकत कहाँ लगाऊंगा, यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आयास ई, और तार कहाँ से कटेगा, डब्लू। बात सही में आ रही है? ऐसे ही मैंने कहा साहब ये तराजू है, कहाँ से घूमेगी, यहाँ से, कहाँ से घूमे, यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा एफ, आलम। इस तरफ सामान रख दो डब्लू, इस तरफ क्या रख देगा, इस तरफ रख दिया तूने इस तरफ तूने बांट रख दिए बांट, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आयास, क्या हो गया, ई। समझ में आ गई मेरी बात? इन पे कंफ्यूज तो होने नहीं है, आपको क्या देखना है, घूमने वाला बिंदु। पहले वाले में आलम बीच में होता है। देखो, अब आप देखो साइकिल का ब्रेक, कहाँ हम कहाँ कहाँ दबाएंगे, यहाँ, यहाँ दबाएंगे तो ये क्या हो गया, आयास, और बीच में क्या होगा, एक पॉइंट होगा जहां से घूमता है, जहां से वो घूमेगा, होगा वो तार जहां से खींचेगा, जहां से तार खींचेगा, जिसके परिता घूमेगा, और यहाँ पर ये कस जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, डब्लू, क्या होगा, डब्लू, तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा हमारा, एफ। समझ में नहीं आ रही क्या बात? साइकिल का ब्रेक एक जगह में दबाऊंगा, दूसरी जगह दब जाएगा, लेकिन बीच में जिसके माध्यम से घूमेगा, वो बिंदु जिससे तार घूमेगा। आ रही बात सही में? ठीक है, अब हो सकता है आपका दिमाग अब क्योंकि ये एकदम सीधी दिख रही थी चीजें, ये नहीं दिख रहा, अब साइकिल लेके आऊं, जैसे ये क्या है अपनी, ये क्या है, ये नैन कटर है, दिख रही है क्या, ये नैन कटर, कहाँ दबाऊंगा मैं, यहाँ, ये देखो ये देख बीच में कहाँ आएगा, देख ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, ये आलम है, इसके गन घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? आ रही बात सेम? और यहाँ पर नाखून कटेगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, टाइम आ रही बात का नहीं आ रही? जहाँ पकड़ेंगो, जहाँ से घूमेगो, और जहाँ कटेगा। जैसे मैंने कही कहा संसी, क्या कही, संसी, पकड़ते हैं संसी से, ठीक है, उसमें भी बीच में से घूमता है, एक तरफ रोटी पकड़ते हैं, कुछ पकड़ते हैं, नाक पकड़ते हैं, बचपन छोटे छोटे में संसी से नाक नाक नहीं पकड़ते थे, नाक पकड़ लेते थे,
कौन कौन संचित नाक नहीं पकड़ी? सबने पकड़ी है, तू नहीं पकड़ी? सबने पकड़ के देखी है संची से नाक, खुद की पकड़ के देखी है? नहीं देखी? देखो, तो ये समझ में आ गया पहला वाला। चलो अब दूसरा देखते हैं। द्वितीय वर्ग के भाई क्या होता है बीच में? क्या होता है बीच में? बार होता है। अगर ये भूल गए ना तो फिर पहला दूसरा तीसरा गड्ढ। इसे मैंने पहले ही कह दिया कि अगर ये पहले याद करवा दिया, पहले वाले में आलम बीच में, दूसरे वाले में बार बीच में, और तीसरे वाले में आयास बीच में। तो आपको बाहर आलम आयास समझ गए। जब पकड़ते हैं उसे आयास बोलते हैं, जहां सामान उठते हैं उसे बार बोलते हैं, और जिसके परिता घूमते हैं उसे आलम्ब बोलते हैं। ठीक है भैया? देखो जैसे मैंने कहा, इसमें भार आलम्ब एवं आयास के बीच में होता है। भार, अब नींबू निचोड़ने की मशीन ये दिख रही है आपको, ये नींबू रखा हुआ है। अब इसको तो मैं पकड़ूंगा, देखो सबसे पहले ध्यान सुनना, इसमें इसमें बीच में क्या चाहिए? भार। तो भाई ये बीच में क्या आ गया? यहाँ पर रखा हुआ नींबू। ये देखो ये लगा है पॉइंट, कील लगी है, ये तो क्या है? आलम। यहाँ से घूमेगा, बीच में से नहीं घूम रहा, एक साइड से घूम रहा है। देखो यहाँ से घूमेगा, और यहाँ पर क्या करूंगा मैं? दबाऊंगा। तो ये क्या हो गया? आयास। बीच में आ गया ना डब्लू, ये एफ ई, और बीच में डब्लू। ये है आपका सुरेता। यहां रख देते हैं हम क्या? सिपाड़ी। सिपाड़ी रख दिया हमने। अब बताओ, ये क्या है? यहां से घूमता है ना, तो ये क्या हो गया? ये आयास। सबसे पहले आप आयास देखो, क्योंकि वो स्पष्ट दिखता है। सॉरी, सबसे पहले क्या देखो? आलम्ब देखो, वो स्पष्ट दिखता है। वो कहीं जहां से घूमता है वो क्या होता है? तो हो सकता है आपको पता नहीं चले ताकत कहाँ लगाओ, हो सकता है आप इधर इधर से काटने लगो सुपारी। नहीं, कम से कम आपको दिखेगा सही कि ये यहाँ से घूमता है, इसलिए यहाँ पे क्या है? आलम्ब है। अब यहाँ धरी हुई सुपारी और यहाँ लगाओगे तुम, तो ये क्या होगा बताओ? ई आयास, और ये डब्लू। तो जिसके बीच में डब्लू होगा वो दूसरी श्रेणी का उत्तोलक होगा। ये देखो, ये यार ये दिख रहा धुंधला, ये दिख रही है आपको? ये वो है कचरा ढोने वाली गाड़ी। तो इसमें आप बताओ कहाँ से घूम रहा है? ये पहिया है, तो ये क्या हो गया? एफ हो गया। आदमी ने वजन कहाँ रख रखा है? ये कचरा, ये क्या हो गया? ये डब्लू। और ताकत कहाँ लगा रखी है? ये क्या हो गया? ई। तो जो कचरा गाड़ी होती है एक पहिया वाली, वो भी क्या होती है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। क्या समझे कि जिनके बीच में डब्ल्यू होता है वो क्या क्या वो क्या में आती है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। समझ में आ रही भैया? आ रही है का? पीछे भावना तेरे बगल में ले जा चोट ले लिया जाके। आ रही है पतरिया? अरे बात कर रही है जाकर, विकास तू ही कर ले जा से बात। बैठ जाने क्लास ले लो। अब देखो, तीसरे के में क्या होता है? आयास बीच में। बीच में क्या होता है? आयास। देखो, जिसमें आयास अफोर्ड बीच में आता है, आलम्ब और बार के बीच में होता है। आयास बीच में होता है क्या? कि आलम्ब और बार, उसे हम क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। हल, चिमटा, मनुष्य का हाथ। कैसे? हमें बीच में क्या देखना है? आयास। क्या देखना है? आयास। तो पहले तो हम सबसे पहले क्या ढूंढ लें? आलम ढूंढ लें। क्या ढूंढ लें? आलम। क्योंकि हो सकता है हम पल्ले न पड़ रहा हो। भाई ये जो डंडा है ये कहाँ बंधा है? दोनों बैलों के बीच में। ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा, यहाँ लगी होगी क्या? गांठ लगी हुई कि नहीं लगी? तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया आपका एफ। ये क्या हो गया? आलम हो गया। ठीक। अच्छा अब बताओ मुझे, हमने कहा साहब बीच में क्या आना है? इसमें आयास आना है। क्या आना है? आयास आना है। क्या आना है? आयास। ध्यान सुनना, इसमें भार कहाँ लगेगा? ये हो गया डब्लू। और अब बैल खींच कहाँ से रहे हैं? यहाँ से। तो यहाँ बीच में क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? आयास। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये जब आदमी इसको पकड़ेगा
तो ये यहाँ से हिलेगा और ताकत लगेगी जो काम करेगा यहाँ पर, और यहाँ से इसको खींचा जा रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक। जैसे मैंने कहा सबसे सरल उदाहरण है, ये देखो, ये चिमटा है। क्या है? चिमटा है। इसने पापड़ पकड़ रखे हैं, रोटी है, भर गई रोटी, चला भाई रोटी है। ये देखो, सुनो, अब मुझे बताओ, ये चिमटा कहाँ से घूमेगा? यहाँ से। ये घूमेगा यहाँ से, तो ये क्या हो गया? आलम। ये क्या पकड़ रखी है? तो हम पकड़ेंगे कहाँ पर? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ई, आयास। क्या हो गया? आयास। बीच में चाहिए क्या अपन को? आयास। इस पर समझ में आया चिमटा? अब देखो, नेक झाने दिमाग लगाना पड़ रही थी तो नहीं कर, जिस पर दिखा, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखो, नेक ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगी तुम्हें। हाथ कहाँ से घूमता है? कहाँ से घूमता है? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आलम। क्या हो गया? और रोटी कहाँ पकड़ोगे? ये क्या हो गया? यहाँ के कच्चू बार कहाँ पकड़ोगे? तो ये क्या हो गया? कनपट्टे में कहाँ से दोगे? ये क्या हो गया? बार। ताकत लगती कहाँ से है? जहां से। ताकत कहाँ से लगती है? बीच से। तो हम तो यहाँ से लगाते हैं भाई, यहाँ से ही ताकत लगा, ये तो पकड़ लिया और यहाँ से घूम गया। ताकत लगी कहाँ से? बीच में से। जब अपन ऐसे चीज उठाते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे देखो, एक करके देखो, यह ताकत लग रही, यह ताकत पड़ रही। ऐसे हाथ पकड़ो, उठाओ, तो यहाँ से केवल घूम रहा है। ताकत कहाँ से लग रही है? बीच में से। आ रही बात से? ताकत कहाँ से लगती है? बीच में से। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये, इसलिए मैंने ये बना तक दिया, देख लो यार, जब पड़ गई ताकत, क्या है जे यहाँ पर? ई। समझ में आ गई का? सच्ची? तो हल, चिमीटा, मानव का हाथ, ये सब काय में हाथ उदाहरण है तृतीय वर्ग के उत्तोलक। समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। इसमें क्या कह रहे हैं? भार इनटू भार भुजा। भार कितना उठा रहे हो और उसकी लंबाई कितनी, भार इनटू भार भुजा बराबर क्या होता? आयास इनटू आयास भुजा। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये किसने दिया है? आर्किमिडीज ने। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक मान एक से कम या अधिक या बराबर होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से कम या अधिक या बराबर होता है। एक हो सकता है ऐसे, एक से कम हो सकता है, या अधिक हो सकता है, या बराबर हो सकता है प्रथम श्रेणी में। अब उसकी लंबाई निर्भर करता है, बीच में डंडा रख के उठा रहे हो तुम, फतरा है। ठीक है। द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक। द्वितीय श्रेणी में क्या आता है बताओ? जहां पर बीच में क्या होता है? भार। जैसे हम क्या काटते हैं? तो रहती है। ठीक है, हमेशा उसका मान एक से अधिक होता है। ठीक। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का मान हमेशा एक से कम। सबसे ज्यादा चिमीटा से पकड़ में ताकत लगती है। लगती नहीं लगती? ठीक है। अगर आप कैंची से काटोगे तो जराम कट जाएगा। कौन सी श्रेणी का था वो? पहली श्रेणी का। ताकत ही नहीं लगी, है ना? अगर छड़ छड़ छोटी होगी ताकत लगेगी, छड़ की लंबाई बढ़ा दो तो एक से अधिक मान हो जाएगा, नेक उठ जाएगा, पतरा उठ जाएगा। नहीं उठाओ, कोई पतरा है वो छोटे छोटे डंडा से उठाओगे ना तो नहीं उठे, वो डंडा बड़ा होगा तो नेक्स्ट में उठा दोगे। दूसरे में हमने क्या कहा कि एक से मान हमेशा अधिक ही होता है। दूसरे में मान एक से हमेशा अधिक होता है, और तीसरे में मान हमेशा एक से कम होता है। याद रख लो, पहले में मान एक से कम, एक से अधिक। दूसरे में एक से अधिक, और तीसरे में एक से कम। ठीक है, याद रख लेना ये चीजें। आगे देखो, अब बात कर रहे हैं हम काय की? गुरुत्वाकर्षण की।